चलो भाई, कल लास्ट में कहाँ तक डिस्कशन हो गया था? ये हो गया था हाइड्रोलाइसिस वाला, ठीक है। BF3 और SiF4 वाला पॉइंट आपको लिखा दिया था लास्ट में कि वो दोनों क्या दिखाएंगे बेटा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अब लास्ट तक जो हम लोगों ने रिएक्शन लिख ली थी, है ना, कौन से नंबर, जो ऑक्साइड वाली रिएक्शन लिखी थी 12 लिख ली थी, है ना। हाँ, अब उसमें देखिए, कल मैंने आपको ये बोला था कि हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस जैसे करना वो तो हमने देख लिया, फिर कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, और लास्ट में जब ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका उसी स्टेट का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और मैंने बोला था आज के लेक्चर में हम इसका रिवर्स देखेंगे कि जब हाइड्रोक्साइड से आप पानी निकालेंगे तब क्या बनेगा, ऑक्साइड। तो पहले उसमें कुछ और बातें, आपने दो नाम सुन रखे होंगे, मैंने कल आपको बोला भी था वैसे, कि जो ऑक्साइड्स होते हैं इनको एक और नाम दिया जाता है एनहाइड्राइड्स। क्या नाम दिया जाता है बेटा? एनहाइड्राइड्स, ठीक है। तो जो जब आप किसी ऑक्साइड में पानी मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, हाइड्रोक्साइड। और जब आप हाइड्रोक्साइड से पानी निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ऑक्साइड या फिर एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड दो कैटेगरी के होते हैं, सिंपल एनहाइड्राइड और मिक्स्ड एनहाइड्राइड, है ना। तो वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्या है उसके ऊपर पहले थोड़ी सी बात करते हैं। कल हमने 12 रिएक्शन देखी थी वहां पर, उसमें 13 और 14 दो रिएक्शन और ऐड कर ले क्योंकि इसकी जरूरत आज पड़ेगी हमें। तो अब देखिए, सपोज आपको दिया गया N2O4 और सपोज आपको दिया गया Cl2O6, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में जरा आप कंडीशन देखें तो आपको ये दिख रहा है कि बेटा यहाँ पर पहले वाले में भी ऑक्साइड दिया हुआ है और दूसरे वाले में भी ऑक्साइड दिया हुआ है और साथ में वाटर दे रखा है। मतलब आप क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसी स्टेट का आपको क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सी एसिड मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखिए तो नाइट्रोजन का स्टेट कितना है बेटा, +4, और क्लोरीन का स्टेट क्या है, +6। नाइट्रोजन का +4 का कोई पेरेंट एसिड या एसिड आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं होता। और इसी तरह से हेलोजन याद करिए तो हेलोजन के हमने 4 एसिड पढ़े थे, 1, 3, 5 और 7। 6 में कोई एसिड नहीं था। तो वैसे तो ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसी स्टेट का हाइड्रोक्साइड मिलना चाहिए, लेकिन इसका इन स्टेट में हाइड्रोक्साइड एग्जिस्ट करता नहीं है। तो अब इस केस में मजबूरी है, मिलेगा तो हाइड्रोक्साइड ही, लेकिन इस स्टेट का एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए स्टेट का हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको डिस्प्रपोर्शनेशन होते हुए दिखेगा। पहले भी आपको कई बार बोला है कि अगर कोई एलिमेंट जिस स्टेट में है और उस स्टेट में उसका प्रोडक्ट नहीं मिलता तो जनरली वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो बेटा नाइट्रोजन +4 में तो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में इससे ज्यादा वाला और इससे कम वाला, तो इसके दो पेरेंट एसिड होते हैं, एक तो +5 में इक और +3 में अस। तो वो दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर, एक मिलेगा HNO2 और एक मिलेगा HNO3। सिमिलरली यहाँ पर जब Cl2O6 की बात करेंगे तो इसमें एक तो +5 वाला और एक +7 वाला, तो वो मिलेगा HXO3 और HXO4 टाइप का। तो ये ऑक्सी एसिड्स यहां पर मिल जाएंगे। अब आप देखें इसमें कि ये जो पहला वाला जो ऑक्साइड आपने पानी में मिलाया, बेसिकली इस ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर आपको एक तरह का ऑक्सी एसिड मिल रहा है या दो तरह का ऑक्सी एसिड मिल रहा है बेटा, दो तरह का। और इसीलिए इस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर ऐसा बोलो तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोलते हैं, क्योंकि ये पानी में जाके क्या देगा बेटा, आपको दो तरह के ऑक्सी एसिड्स प्रोवाइड कर रहा होगा। जबकि कल हमने जितने भी रिएक्शन देखे थे उन सबको पानी में मिलाने पर एक ही टाइप का ऑक्सी एसिड मिल रहा था, और यहाँ पर आपको दो टाइप के ऑक्सी एसिड मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन आप नोट कर लें। इसको अगर आप देखना चाहें सिंपली तो एक और बात इसके बारे में बता दे रहा हूं, N2O4 और Cl2O6 याद करिए ये डाइमर है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वाले डाइमर है। तो ये NO2 का कॉम्बिनेशन है और ये ClO3 का कॉम्बिनेशन है। HOH ऐसे लेके ब्रेक कर दीजिए, वाटर का HOH लेके ब्रेक कर दीजिए, प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसमें।
चलो बेटा, है ना, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। ये जो ऑक्साइड्स वाला हाइड्रोलिसिस था, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो आपके सामने 3 रिएक्शन और लिखी हुई है, और हेडिंग देखें आप, तो हम हाइड्रोलिसिस किसका करा रहे हैं बेटा? ऑक्सी एसिड्स का। ध्यान सुनना, कल हम लोगों ने जब हैलाइड का, ऑक्साइड का या कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करा था, तो जनरली कार्बाइड वाले को छोड़ दें अगर, तो कार्बाइड के अलावा बाकी सब जगह पर हमने देखा था कि जनरली हमें ऑक्सी एसिड्स मिल रहे थे। कौन मिल रहे थे? ऑक्सी एसिड। और इस बार हम खुद ऑक्सी एसिड का ही हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। उन रिएक्शंस में क्या था? ऑक्सी एसिड मतलब जो भी कंपाउंड था उसके हाइड्रोलिसिस से ऑक्सी एसिड मिल रहा था, और अब हम वो मिलने वाला जो ऑक्सी एसिड है उसको भी फर्दर क्या करा रहे हैं बेटा? हाइड्रोलाइज करा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा। लेकिन किसी भी एलिमेंट के लिए मैंने आपको बताया था जब ऑक्सी एसिड हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट के दो पेरेंट एसिड एग्जिस्ट करते हैं, एक अस और एक इक, और जो पेरेंट एसिड बनते हैं उसकी मदद से हम लोग डॉटर एसिड बनाते थे, पायरो, मेटा, हाइपो, परऑक्सो, वरोक्सो। तो यहां पर जो हम हाइड्रोलिसिस कराने वाले हैं, ये हाइड्रोलिसिस हम किसका कराएंगे बेटा? डॉटर एसिड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। यहां पर हम पेरेंट एसिड का हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहां पर ये जो H2SO5 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैरोज एसिड। पढ़ चुके हम लोग। H2S2O7 को क्या बोलते हैं बेटा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? H2S2O8 या फिर क्या बोलते हैं बेटा? मार्शल्स एसिड। पहली बात, ये तीनों डॉटर एसिड्स हैं, और इसमें आप सल्फर की स्टेट देखें तो मैंने बताया था इसमें वैसे तो 8 आता है लेकिन 6 होता है। यहां पर भी 6 होता है और यहां पर भी 6 होता है। और एक लाइन सुने आप, की कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? जब आप किसी भी डॉटर एसिड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको उसी स्टेट का पेरेंट एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? उसी स्टेट का पेरेंट एसिड मिलेगा। मतलब इसमें सल्फर कौन सी स्टेट का? +6। यहाँ कौन से स्टेट का? +6। यहाँ कौन से स्टेट का? +6। तीनों रिएक्शन में आपको पेरेंट एसिड मिलेगा सेम स्टेट का। +6 में सल्फर का पेरेंट एसिड कौन होता है बेटा? इक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो तीनों में प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? H2SO4, H2SO4, H2SO4। साथ में कुछ है ना अदर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, बट एक प्रोडक्ट कंफर्म मिलेगा आपको, और वो कंफर्म प्रोडक्ट कौन सा बेटा? H2SO4, H2SO4, H2SO4। खैर, ये तो अभी हम लोगों ने डायरेक्ट है ना जो पॉइंट आपको बताया उसकी मदद से प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन एग्जाम में आपको ये प्रोडक्ट याद करके नहीं जाना है, आप मैकेनिज्म वाइज सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिज्म वाइज कैसे सॉल्व करना है उस पर बात कर रहा हूं। तीनों का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, और स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखें तो बेटा, जैसा हम हाइड्रोलिसिस में कराते आ रहे हैं, वाटर को तोड़ना है H+ और OH में, और OH उस पर अटैक करेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, और H+ उस पर अटैक करेगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। उसके लिए आप यहाँ पर स्टेट पहचानिए। सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? Δप्लस, और उससे जुड़े हुए ऑक्सीजन पे क्या आएगा बेटा? Δमाइनस। यहां पर दो सल्फर है, दो में से किसी एक सल्फर को सेंट्रल मान लो, तो मान लीजिए मैं इस सल्फर को सेंट्रल मान रहा हूं, तो इस पे आएगा Δप्लस, इस पे आएगा Δमाइनस। यहां पर भी दो सल्फर है, इस पे Δप्लस, और इस ऑक्सीजन पे हमने क्या मान लिया बेटा? Δमाइनस। अब सुनिए, जब आप वाटर का अटैक कराएंगे तो जो वाटर का OH नेगेटिव है वो इस पे अटैक करेगा प्लस वाले पे, और वाटर का जो H+ है वो किस पे अटैक करेगा? O पे। यहां पर बताइए, वाटर का जो OH नेगेटिव है वो किस पे अटैक करेगा बेटा? सल्फर पे। और जो H+ है वो किस पे अटैक करेगा बेटा? ऑक्सीजन पे। सिमिलरली H+ अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, और OH नेगेटिव अटैक करेगा सल्फर पे। जब ये अटैक होगा ना, तो ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा आपस में। और जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो आप प्रोडक्ट पहचानने की कोशिश करिए। ऊपर वाले में दो हिस्से करिए, तो बेटा यहां पर जब OH अटैक कर देगा तो ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा बेटा? H2SO4। और यहां पर जब H जुड़ेगा तो ये पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा बेटा? H2O2। हमने जब S ब्लॉक में नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करवाया था, तो मैंने एक बात बोली थी कि किसी भी परऑक्सी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराने पर H2O2 मिलता है आपको। तो अब देखिए, पहला वाला कंपाउंड क्या परऑक्सी एसिड है यानी बेटा है, तो उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर, वाटर से रिएक्शन कराने पर आपको क्या मिल रहा है? H2O2 मिल रहा है, ठीक है। ये मेन प्रोडक्ट हो गया। अब आगे आइए, इस वाले रिएक्शन को देखिए, प्रोडक्ट रटना नहीं है, समझ लीजिए, मैकेनिज्म से बहुत इजीली बन जाएंगे। आपने यहाँ OH अटैक किया तो ये क्या बन गया बेटा? H2SO4। और यहां OH में H ने अटैक किया तो ये भी क्या बन गया? H2SO4। मतलब यहां पर प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? 2 मोल्स ऑफ H2SO4। ये वाली जो रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो कांटेक्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 16 में, उसमें पहले ओलियम बनाते हैं, और फिर ओलियम की मदद से क्या बनता है? 96 to 98% प्योर H2SO4 बनता है। ये वही रिएक्शन है, काम आएगी आपको कांटेक्ट प्रोसेस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाली रिएक्शन पे आइए, मार्शल एसिड। इस मार्शल एसिड में जब आपने इस तरह से ब्रेक किया तो बेटा ये वाला पार्ट देखिए जरा ध्यान से, तो ये वाला पार्ट क्या बन रहा है? H2SO4। और इस वाले पार्ट को जब आप देखोगे तो ये वाला पार्ट बनेगा H2SO5। एक पार्ट बन रहा है H2SO4 और दूसरा पार्ट क्या बन रहा है बेटा? H2SO5। अब सुनिए,
क्या H2SO5 फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकता है? यस। तो अभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि मार्शल एसिड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, तो आपको यहीं पर रुक जाना है, क्योंकि मार्शल एसिड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिल रहा है? H2SO4 और H2SO5। अब जो आगे हम लोग कराएंगे वो मार्शल का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, वो किसका होगा? कैरोस का, ठीक है ना। तो क्या ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकता है? यस। अगर ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? H2SO4 और साथ में H2O2। तो इसको अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो H2H2O8 पे अगर मैं 2 मोल वाटर का अटैक करा दूं, ध्यान से देखना, नेट रिएक्शन H2H2O8 पे अगर मैं 2 मोल वाटर का अटैक करा दूं तो मुझे 2 मोल्स H2SO4 मिलेंगे, है ना। एक H2SO4 यहां से, एक H2SO4 यहां से, और साथ में क्या मिल जाएगा? H2O2। एक और बात देखें, क्या ये परऑक्सी एसिड है या नहीं है? बेटा है। और किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को वाटर से रिएक्शन कराने पर आपको H2O2 मिलता है, मिल यहां भी रहा है। लेकिन बात यह है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आया कि मार्शल एसिड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे, आप ये प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, आप रिएक्शन को यहीं पर लाके रोक देंगे, क्योंकि पहले ये बनता है और फिर इससे ये बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं, लैंग्वेज समझ लीजिएगा। When martial acid is hydrolyzed, product obtained will be, तो ये दोनों मिलेंगे। When martial acid reacts with limited amount of water, product form will be, ये दोनों। When martial acid, 1 mole martial acid reacts with 2 mole water, then product form will be this. When martial acid reacts with excess water, then the product will be this. तो इस तरह से लैंग्वेज आ रहा हो, कुछ भी नहीं लिखा हो, सिर्फ लिखा हो कि मार्शल एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देगा, तो ये ऊपर वाले प्रोडक्ट आपको बनाने। और सुनिए, ये वाली जो रिएक्शन है, जैसे मैंने इसको बोला कि ये वाला रिएक्शन आप कहां पढ़ेंगे बेटा? कांटेक्ट प्रोसेस में। वैसे ये वाला रिएक्शन H2O2 का प्रिपरेशन का मेथड है एनसीईआरटी के अंदर, हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर, कि H2H2O8 जो मार्शल एसिड है उसको जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आपको क्या मिलेगा? H2O2 मिलेगा। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेंशन कर लेना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए। चलो बेटा, है ना। अब ये रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने ऑक्सी एसिड्स के हाइड्रोलाइसिस की देखी, इसके बाद है ना, यहाँ पर वैसे हमने सल्फर की ऑक्सी एसिड्स के हाइड्रोलाइसिस देखे, ऐसे फास्फोरस के भी आ जाए तो बात वही रहेगी, जिस स्टेट का डॉटर एसिड है उसी स्टेट का क्या मिलेगा बेटा? पेरेंट एसिड मिल जाएगा। बट है ना, आपको ये मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, प्लस किस पे आना है, माइनस किस पे आना है, और उसके हिसाब से आप वाटर को अटैक करा दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ भी नई चीज नहीं है। आगे देखें, दो यही बताए, सेकंड और थर्ड इसलिए बताए क्योंकि ये दोनों एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्स्ट्रा लिखा है, क्योंकि फर्स्ट की जरूरत कहां पड़ रही है बेटा? थर्ड पे। अदरवाइज सेकंड और थर्ड इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। चलिए आगे बात करें। हाइड्रोलाइसिस में जो लास्ट पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि आपसे अगर कभी पूछे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कि किसका हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होगा और किसका हाइड्रोलाइसिस कम होगा,
तो हमने पढ़ा था कि जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उनका हाइड्रोलाइसिस भी क्या होता है बेटा, ज्यादा। तो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका हाइड्रोलाइसिस ज्यादा। जैसे मान लीजिए पहला केस हम लोग देखें, BF3 BCl3 BBr3 BI3, तो थोड़ा पोलराइजेशन के रिस्पेक्ट में सोचिएगा, जितना बड़ा एनायन उतना अच्छा पोलराइजेशन, जितना अच्छा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस उतना ज्यादा। SnCl2 SnCl4, चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, हाइड्रोलाइसिस ज्यादा। तो ये शुरू के जो दो ऑर्डर है ये किसके बेसिस पे बने बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे बने। अब थर्ड वाला जरा ऑर्डर देखें, तो इसमें अगर आप पोलराइजेशन देखने जाएंगे तो ऑर्डर उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा, क्योंकि कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन SF6 जो है इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, जबकि SF6 का थोड़ा बहुत हाइड्रोलिसिस हो जाता है। और इसीलिए दोनों में जब भी कंपेयर हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक का हाइड्रोलिसिस नहीं है दूसरे का है, इसीलिए ऐसा ऑर्डर मिलेगा। इसी तरीके से जैसे CCl4 और SiCl4 पूछ ले, तो CCl4 कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखता है लेकिन उसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, तो फिर उसका हाइड्रोलिसिस कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, कभी ये SF6 या CCl4 दिख जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक है, चलिए नोट करें इसको, क्वेश्चन बोल रहा हूं, 2-3 इसके ऊपर डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर is required, how many moles of water is required for complete hydrolysis, how many moles of water is required for complete hydrolysis of 1 mole IF7, 1 mole IF7। पहला ऑप्शन लिखें 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 एंड 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4, है ना। बैलेंसिंग करनी पड़ेगी बेसिकली आपको, और बैलेंसिंग करेंगे तो IF7 का कल भी शायद मैंने डिस्कस कर भी दिया था। तो IF7 का जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको। IF7 प्लस वाटर अटैक करेगा तो आयोडीन पे +7 है और फ्लोरीन पे -1 है। H प्लस अटैक करेगा फ्लोरीन पे, OH अटैक करेगा आयोडीन पे, आयोडीन का +7 वाला ऑक्सी एसिड बनेगा, वो क्या होता है, HiO4। तो 4 मोल यहां पर आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिए, during hydrolysis of BCl3, boron trichloride, during hydrolysis of BCl3, during hydrolysis of BCl3, the hybridization of boron, hybridization of boron in transition state, hybridization of boron in transition state will be, ऑप्शंस लिख लें, sp, sp2, sp3 और अगला ऑप्शन लिख लें sp4। लिख लो, लिखने में क्या जाता है। sp4 होता है, होता है। sp5 भी होता है। तुम नहीं पढ़ते इसका मतलब थोड़ी कि नहीं होता, हाँ बस बहुत कुछ होता है जीवन में, है ना। हाँ चलें, लिखें अगला क्वेश्चन। when Marshall acid is hydrolyzed, when Marshall acid is hydrolyzed, the product obtained
the product obtained will be पहला ऑप्शन लिखे H2SO4 प्लस H2O2, दूसरा ऑप्शन लिखे H2SO4 प्लस H2SO5, H2SO4 प्लस H2SO5, अगला ऑप्शन लिखे H2S2O7, H2S2O7, और लास्ट ऑप्शन लिखे H2S2O8। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड, है ना। पहले क्या मिलेगा बेटा? H2SO4 और साथ में क्या मिलता है? H2SO5। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अभी हाइड्रोलिसिस के ऊपर जो जो बातें करनी थी वो देख ली हमने। हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड अच्छा अभी वो आपको कल बता ही दिया था पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो BF3 और SiF4, है ना। अब आप देखो इधर एनहाइड्राइड्स की बात करें बेटे, और एनहाइड्राइड्स में अगर आप देखें तो क्या कंडीशन है, ध्यान सुनना। किसी भी ऑक्साइड को, नॉन मेटल, अब मैं बोल दे रहा हूं, किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? उसका ऑक्सी एसिड, और उस ऑक्सी एसिड में से पानी निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड, और नॉन मेटल के ऑक्साइड को ही क्या बोल रहे हैं बेटा? एनहाइड्राइड। सुनेगा, एसिडिक एनहाइड्राइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एनहाइड्राइड का मतलब बेसिकली क्या होता है बेटा? ऑक्साइड, और ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक। तो मेटल के जो एनहाइड्राइड से उनको बेसिक एनहाइड्राइड बोला जा रहा है, और नॉन मेटल के जो एनहाइड्राइड से उनको क्या बोला जा रहा है बेटा? एसिडिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब क्या बनाना है? ऑक्साइड बनाना है, सीधी सी बात ये। अब आप देखिए यहां पर जो कल हमने रिएक्शंस पढ़ी थी उसी को रिवर्स कर रहे हैं। इस कंपाउंड को देखिए, ये हाइड्राइड है, ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड बेटा? हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड से आपको बोला कि इसका एनहाइड्राइड बना दीजिए, तो आपको इसमें सारे वाटर निकालने। वाटर निकालने का मतलब ये है, हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड बनाना है, मतलब सारे हाइड्रोजन हटाने। क्या हटाने? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जब हटेगा तो H2 के फॉर्म में नहीं हटेगा, H2O के फॉर्म में हटेगा, तभी डिहाइड्रेशन होगा, तो इसीलिए उसको एनहाइड्रस बोला जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से सारे वाटर आपको हटाने हैं, मतलब सारे हाइड्रोजन हटाने वाटर के फॉर्म में। अब वाटर अगर हटाना है तो हाइड्रोजन का क्वांटिटी इवन नंबर होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। इस मॉलिक्यूल को देखिए, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन इवन नंबर में है या नहीं बेटा? है। 2 हाइड्रोजन है तो मैक्सिमम कितना पानी निकलेगा बेटा? 1। जब 1 वाटर आप यहां से निकाल दोगे तो जो फॉर्मूला बच के आएगा वो क्या आएगा बेटा? CO। क्या ये ऑक्साइड है या नहीं बेटा? है। तो किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड को ही उसका एनहाइड्राइड बोला जाता है, और ये मेटल का ऑक्साइड है। एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बेसिक। तो इसको हम लोग बेसिक ऑक्साइड या फिर बेसिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर कैल्शियम +2 है, यहां पर भी +2 वाला ऑक्साइड मिलेगा, जो कि कल हम देख रहे थे। जिस स्टेट का ऑक्साइड हो पानी में जाके उसी स्टेट का हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो जिस स्टेट का हाइड्रोक्साइड है पानी निकालने पर उसी स्टेट का क्या मिलेगा बेटा? ऑक्साइड मिलेगा। आगे देखिए, सपोज आपको दिया गया HNO3 और बोला कि इसका एनहाइड्राइड बनाइए, तो एनहाइड्राइड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, HNO3 का एनहाइड्राइड बताइए। एनहाइड्राइड बनाने का मतलब क्या है? आपको यहां से सारे के सारे हाइड्रोजन हटाने, किस हटाने? वाटर के फॉर्म में। लेकिन हाइड्रोजन का क्वांटिटी इवन है या ऑड है बेटा? ऑड। तो इसको इवन बनाने के लिए पहले मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 2 हो गए, और 2 हाइड्रोजन हो गए, मतलब 1 वाटर आप मैक्सिमम यहां से निकाल सकते हो। जैसे ही 1 वाटर निकालोगे तो जो बचा हुआ प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा N2O5। और आप देख सकते हैं HNO3 में नाइट्रोजन की स्टेट कितनी थी बेटा? +5, और N2O5 में भी इसकी स्टेट कितनी आ जाएगी? +5, क्योंकि स्टेट जनरली वाटर के एडिशन या रिमूवल में सेम रहते हैं। आगे बात करता हूं थर्ड रिएक्शन के बारे में। अब देखिए आपको दिया गया HClO4 और बोला इसका एनहाइड्राइड बना दीजिए, तो आपको क्या करना है? पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की क्वांटिटी इवन बनानी है। और बताइए मैक्सिमम कितना वाटर निकलेगा? 1। जैसे ही आप इसमें से 1 वाटर निकाल देंगे तो आपका प्रोडक्ट जो यहां पर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? Cl2O7। और Cl2O7 बनने का मतलब है कि यहां पर आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड कौन है, तो आंसर पता होना चाहिए कौन बन के आएगा? Cl2O7, या फिर स्टेट देखकर भी आप आंसर दे सकते हैं। फोर्थ वाला केस ले, सपोज H3PO4 दिया और बोला फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड बना दीजिए, तो बेटा यहां पर फॉस्फोरस कौन से स्टेट में दिख रहा है? +5। तो पहली बात, क्या +5 में इसका कोई ऑक्साइड बनता है या नहीं बनता? बेटा बनता है। कौन बनता है? P2O5, या फिर इसका डाइमर अगर मैं लिख दूं तो P4O10, ये आंसर आ जाएगा। तो यहां पर +5 वाला ही आपको ऑक्साइड बनता हुआ दिखेगा। अब इसके लिए पहले तो आप इसको बैलेंस कर ले, तो 2 मोल से अटैक करवाना पड़ेगा, मतलब आपको यहां पर इवन नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। जैसे इवन नंबर के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब आपने, तो यहां से 3 मोल वाटर निकलेंगे। 3 मोल वाटर निकलने पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? P2O5। और वही अगर डाइमराइज हो जाए तो क्या मिल जाएगा? P4O10।
और लास्ट के 2 एग्जांपल बस वो लिखा रहा हूं जो आज हमने मिक्स्ड ऑक्साइड या मिक्स्ड एनहाइड्राइड की बात करी थी। याद करिएगा, जब हमने HNO2 और HNO3 को मिक्स किया, और इसी तरीके से जब हमने HClO3 और HClO4 को मिक्स किया, ध्यान से देखना, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं इस बार, तो आप देखिए यहां पर कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 2, इवन नंबर आ रहा है। यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 2, इवन नंबर आ रहा है। दोनों में से मिला के एक वाटर निकाल दिया, और दोनों में से मिला के एक वाटर निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग फॉर्मूला यहां पर बन के आएगा वो आएगा N2O4, और यहां पर जो रिमेनिंग फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, Cl2O6। और ये जो ऑक्साइड मिल रहे हैं आपको, ये एक एसिड से मिल रहे हैं ऊपर वालों की तरह, या 2 एसिड से मिल रहे हैं बेटा, 2। जो एक एसिड से मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं बेटा, और जो 2 से मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहला रहे होंगे। और ये दोनों डाइमर है, पहले भी बोल चुका हूं, तो हो सकता है एग्जाम में N2O4 ना दे के NO2 दे दे, इसका मोनोमर दे दे, Cl2O6 ना दे और ClO3 दे दे, तो स्टेट तब भी वही रहेगी। तो आपको स्टेट से ऑपरेट करना आना चाहिए, ये इसकी कंडीशन बेटा। नोट करने से 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कर लिया बेटा नोट डाउन सबने, जल्दी लिखो फटाफट, लास्ट लेक्चर में जल्दी लिखा करो बेटे। तुम्हें 8 बजे तक बैठना है तो तुम्हारी मर्जी है, और वही चीज 7:40 पे खत्म होगी, 7:40 पे छूटोगे। जितना पढ़ाना है पढ़ाएंगे तो उतने ही, अब जितनी जल्दी खत्म होगा उतने बजे ही खत्म होगा बेटा। लिख लिया, बहुत बढ़िया। लिखे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। पहला ऑप्शन लिखे N2O3, दूसरा ऑप्शन लिखे N2O4, तीसरा ऑप्शन लिखे N2O5, अगला ऑप्शन लिखे Cl2O7। करेक्ट आंसर कौन सा बेटा, सेकंड, है ना। अगला क्वेश्चन लिखे इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्राइड ऑफ, which of the following is anhydride of nitric acid, which of the following is anhydride of nitric acid। ऑप्शन लिखिएगा, पहला N2O, अगला ऑप्शन लिखे N2O3, नेक्स्ट ऑप्शन N2O5, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, N2O5, है ना। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद बेटा मिक्स्ड एनहाइड्रेट वगैरह के बाद में अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है छोटा सा एक टॉपिक है, ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एक्शन बोला जाता है इसको। क्या मीनिंग है समझिएगा ध्यान से। किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बनाने का ये जो प्रोसेस होता है इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग, है ना। कलर्ड को कलरलेस बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग। पर इस प्रोसेस को
करवाया तो इसको ब्लीचिंग बोला गया, लेकिन इस प्रोसेस को करवाने के लिए आपको कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो जो रिएजेंट या केमिकल आप यूज करेंगे उसको क्या बोला जाएगा बेटा? ब्लीचिंग एजेंट बोला जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ब्लीचिंग वाला जो प्रोसेस है ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन या ब्लीचिंग बाय रिडक्शन। मतलब आपने किसी कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे देकर कलरलेस बनाया हो, या आपने ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन दे देकर क्या बनाया हो? कलरलेस बनाया हो। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस या कौन सा वाला ब्लीचिंग एक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो तरह से होगा, कौन सा वाला ब्लीचिंग वाला एक्शन परमानेंट है और कौन सा ब्लीचिंग वाला एक्शन टेम्पररी है? तो बेटा ऑक्सीडेशन वाला ब्लीचिंग एक्शन कैसा होता है? परमानेंट। और रिडक्शन वाला कैसा होता है? टेम्पररी। उसका कारण क्या है वो भी समझिएगा। ये जो ब्लीचिंग एक्शन आप करवा रहे हैं ये अपने घर में होने वाला प्रोसेस नहीं है, इसको इंडस्ट्रीज वगैरह में कराया जाता है। तो मान लीजिए आपने कोई कलर्ड सब्सटेंस लिया, इंडस्ट्री की बात चल रही है, और उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर करके उसको क्या बना दिया? कलरलेस। अब वो जो भी सब्सटेंस बनाया गया है ना, उसको इंडस्ट्री में रखने के लिए नहीं बनाया गया, उसको सेल करने के लिए बनाया गया होगा। तो जब सेल करने जा रहे हैं तो क्या होने वाला है, ध्यान सुनना। अगर आपको इसको कलरलेस बनाए रखना है तो आपको कंटिन्यूअसली क्या चाहिए होगा बेटा? ऑक्सीजन। तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कलरलेस कलरलेस बना हुआ रहेगा, परमानेंट रहेगा। और जैसे ही कोई चीज इंडस्ट्री से बाहर निकली तो वो खुले एनवायरनमेंट में आएगा। क्या खुले एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी बेटा? यस। और अगर ऐसा मिलेगा तो रिएक्शन चलती जाएगी, और रिएक्शन चलती जाएगी मतलब ये कलरलेस बना रहेगा, और इसीलिए ये इफेक्ट कैसा होता है? परमानेंट होता है। दूसरी बात ये आती है कि अगर मान लो इंडस्ट्री में कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करा बेटा? रिडक्शन। और रिडक्शन यूज करा मतलब इंडस्ट्री में हाइड्रोजन दे देकर कलरलेस बनाया। तो अगर उसको बाहर जाकर भी कलरलेस बने रहना है तो उसको कंटिन्यूअसली क्या चाहिए होगा? हाइड्रोजन। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री से बाहर निकले, हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। जूनियर क्लासेस में सोशल में पढ़ते आते हैं, ईवीएस में 78% नाइट्रोजन, 28% ऑक्सीजन, 1% में बचा हुआ सब कुछ है। तो बेटा 21% ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो मिलती रहेगी, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, और हाइड्रोजन नहीं मिलेगी तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, और फॉरवर्ड नहीं जाएगा तो इसका मतलब है ये वापस से बैकवर्ड आएगा, और बैकवर्ड आएगा मतलब कलर्ड सब्सटेंस जो था, मतलब जो कलरलेस आपने किया था वो वापस से क्या हो जाएगा? कलर्ड। या इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में अगर हाइड्रोजन नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन मिलेगा, तो अगर हाइड्रोजन फॉरवर्ड ले जा रहा था तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा? पीछे ले आएगा। मतलब ये इफेक्ट कैसा होगा? टेम्पररी होगा। तो ये पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन से किस किस तरीके से ब्लीचिंग हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से। कौन सा ब्लीचिंग परमानेंट है? तो ऑक्सीडेशन वाला ब्लीचिंग परमानेंट है, और रिडक्शन वाला ब्लीचिंग कैसा है बेटा? टेम्पररी है। अब आते हैं इसके आगे के पॉइंट पे। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से केमिकल्स या ऐसे कौन से रिएजेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग दिखाते हैं, और ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो रिडक्शन से ब्लीचिंग दिखाते हैं। तो एक बात समझ लें, ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग दिखाने वाले कई सारे केमिकल हो सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस में कुछ गिनती के ही पढ़ने हैं, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिनमें से पहला केमिकल कौन आएगा बेटा? ओजोन। दूसरा कौन आ गया बेटा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तीसरा कौन आ गया? Cl2। इसके अलावा हमने एक ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था, तो ब्लीचिंग पाउडर भी ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है, और ब्लीचिंग बाय रिडक्शन का आपके सिलेबस में एक ही एग्जांपल है, और वो कौन है बेटा? SO2। ठीक, कल बताया भी था SO2 के बारे में, जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखी थी SO2 2 मोल के साथ, तो वो यही वाली रिएक्शन भी थी। अब आइए, इनमें से अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन तो हो गया कि कौन ऑक्सीडेशन दिखाएगा, कौन रिडक्शन दिखाएगा, कौन परमानेंट दिखाएगा, कौन टेम्पररी दिखाएगा। लेकिन ब्लीचिंग जब करवाते हैं तो ब्लीचिंग दो तरीके से होता है, एक तो ड्राई ब्लीचिंग और एक मॉइस्ट ब्लीचिंग। तो अगला क्वेश्चन यही बनता है कि इनमें से कौन ड्राई ब्लीचिंग एजेंट है, कौन मॉइस्ट है। तो बेटा ओजोन जो है ये ड्राई ब्लीचिंग एजेंट है, और इसके अलावा सारे मॉइस्चर की प्रेजेंस में ब्लीचिंग दिखाते हैं। मतलब इन सबको अगर अपना कारनामा दिखाना है तो इनको पानी की जरूरत पड़ेगी, बिना पानी के ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएंगे। केवल ओजोन इकलौता ऐसा गैसियस एलिमेंट यहां पर आपको दिख रहा है, कंपाउंड दिख रहा है बेसिकली, जो ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा विदाउट मॉइस्चर। पहले इतना नोट करें, फिर इसके रिएक्शंस की बात करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया।
चले बेटा यहाँ पर फोकस करेंगे आप। ये जो आपके सामने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल्स थे उनको बाय इक्वेशन हम लोग समझने की कोशिश करें। सबसे पहला जो ब्लीचिंग एजेंट है आपके सामने वो कौन है बेटा? ओजोन। तो ओजोन मैंने बोला कैसा ब्लीचिंग एजेंट है बेटा? ड्राई, मतलब इस रिएक्शन में आपको वाटर नहीं दिखेगा, बाकी जो भी है उनमें आपको क्या दिखेगा बेटा? वाटर दिखेगा, क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेंगे। ओजोन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, आपने कई बार पढ़ भी रखा होगा। अभी ग्रुप 16 जब हम पढ़ेंगे तो ओजोन की प्रिपरेशन आएगी, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, वहां पर भी ये बात आएगी। अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होता है तो टूट जाता है। टूटेगा किसमें? ऑक्सीजन, और साथ में क्या देगा बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, यही नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर जाके कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बनाने के काम में आएगा। और इसीलिए ये कौन सा ब्लीचिंग दिखाएगा? ऑक्सीडेशन वाला। और ये परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा? परमानेंट होगा। आगे सेकंड वाले केस पे आइए। देखो इधर सेकंड हमने लिखा H2O2, पर इसके ऊपर डिस्कशन अभी नहीं कर रहे, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पर आ जाएगा, बट तरीका वही है। Cl2 पे आ रहे हैं मेनली, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं दोनों पे आएंगे, Cl2 और SO2। Cl2 का आप हाइड्रोलिसिस करा दे। अब ध्यान सुनना है ना, पानी दिखा, यहाँ भी देखो पानी दिखा, पानी दिखा मतलब दिमाग में हाइड्रोलिसिस की बत्ती जल जानी चाहिए। पर आपने अभी तक जितने भी रिएक्शंस पढ़ी उसमें आपने कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस कराए थे, चाहे वो हेलाइड हो, चाहे कार्बाइड हो, चाहे नाइट्राइड हो, फॉस्फाइड हो, चाहे ऑक्सी एसिड हो, चाहे ऑक्साइड हो। तो ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस तो आपने पढ़ा है, लेकिन Cl2 या एलिमेंट का हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ा आपने। तो ये एलिमेंट का हाइड्रोलिसिस है, और इसके हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है आप देखिए, Cl2 जब पानी में जाएगा तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, और डिस्प्रोपोर्शनेट होकर प्रोडक्ट कौन कौन से स्टेट का देगा बेटा? एक तो Cl-1 और एक Cl+1। और अब ये जो HCl और HOCl मिला, इसमें से आपको नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, तो नेसेंट ऑक्सीजन देने का काम कौन करेगा? HOCl। ये HOCl भी अनस्टेबल होता है, और ये डिकम्पोज होता है फर्दर, और ये फर्दर डिकम्पोज होकर क्या देगा बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन। और वही नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग एक्शन के काम में आ रहा होगा। SO2 की बात करें तो ये ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस है, बट जनरली हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन में स्टेट चेंज नहीं होती है। लेकिन आप यहां देखिए, क्या SO2 पहले तो क्या बनाएगा? H2SO3, कल भी बोला था, पर H2SO3 अनस्टेबल होता है, तो उसको और वाटर चाहिए होगा, और अगर एक और मोल वाटर मिल गया तो वो H2SO3 पे एक ऑक्सीजन अटैक करके H2SO4 बनाता है, और साथ में क्या देता है बेटा? नेसेंट हाइड्रोजन। और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये क्या दिखाएंगे बेटा? ब्लीचिंग बाय रिडक्शन। तो ये ब्लीचिंग बाय रिडक्शन का एग्जांपल है, और ये कैसा होगा बेटा? टेम्पररी इफेक्ट। और बाकी कैसे इफेक्ट होंगे बेटा? परमानेंट इफेक्ट होंगे। नोट करिए इसे। क्वेश्चंस की बात करते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्या बेटे? हाँ बहुत बढ़िया, लिखते रहे। हो गया? याद कर जब तक। किसका हो गया? बोल भाई, लिख लिया? बताओ किसका हो गया? कौन लिख लिया भाई बताइए? जो लिख लिया इधर आ जाना, लिख के बोर्ड पे। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग acts as a dry bleaching agent? Which of the following acts as a dry bleaching agent? पहला ऑप्शन लिखें ओजोन, दूसरा ऑप्शन लिखें Cl2, तीसरा ऑप्शन लिखें H2O2, और चौथा ऑप्शन लिखें SO2। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, है ना? ओजोन ही ड्राई ब्लीचिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग shows bleaching by
reduction. Which of the following shows bleaching by reduction? ऑप्शन यही चारों हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? SO2, तीसरा क्वेश्चन लिखें, SO2 can act as फर्स्ट लिखे ब्लीचिंग एजेंट, सेकंड लिखे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थर्ड लिखे रिड्यूसिंग एजेंट, चौथा लिखे ऑल ऑफ दिस, है ना। ये जो चारों आपने ब्लीचिंग में पढ़े हैं, ओजोन, H2O2, Cl2 और SO2, ये चारों इन तीनों की तरह काम कर सकते हैं। मतलब ये चारों ड्राइंग एजेंट भी है, मतलब सॉरी ड्राइंग नहीं, चारों ब्लीचिंग एजेंट भी है, चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और चारों रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं। और ये चारों को आपको सिलेबस में पढ़ना है, इनकी प्रिपरेशन भी पढ़नी है और इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी। तो वहां पर ये बात बार बार आएगी कि ये चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। तो वहां पर ये पॉइंट हम लोग यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के टॉपिक पे। छोटा सा टॉपिक अगेन फिर से, तो आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है ड्राइंग एजेंट या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाम से समझ में आ रहा है कि किसी भी कंपाउंड में अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर हटाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? डिहाइड्रेशन या फिर क्या बोलेंगे? ड्राइंग। और उसको करवाने के लिए आपको कोई केमिकल चाहिए होगा, कोई रिएजेंट चाहिए होगा, और उस रिएजेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? ड्राइंग एजेंट या फिर क्या बोल रहे हैं बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखें तो 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए, CaO कंसंट्रेटेड H2SO4 और P4O10। एग्जाम्पल इसके अलावा भी ढेर सारे हो सकते हैं, बट अपने सिलेबस में जनरली ये तीनों के बारे में बात होगी, क्योंकि तीनों की ही रिएक्शंस कहीं ना कहीं दी है। और इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4। जगह जगह पर, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत सारी जगह पर डिहाइड्रेशन के काम में आएगा। तो वही बातें यहां पर आ रही है। ठीक है, ध्यान सुनना, ध्यान समझना। जब भी डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखिए इधर, और एक कंपाउंड दिया AB टाइप का और बोला इसके डिहाइड्रेशन कौन करवा सकता है। तो डिहाइड्रेशन कौन करवा सकता है, तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, या बोथ AB ऐसा कुछ भी दिया होगा। इस कंपाउंड को पहचानना आना चाहिए। अगर ये कंपाउंड एसिडिक है तो डिहाइड्रेशन वही करवाएगा जो एसिडिक नेचर का होगा, और अगर ये कंपाउंड बेसिक है तो डिहाइड्रेशन वही कराएगा जो बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर एसिड को डिहाइड्रेट करवाना है तो एसिड की जरूरत होगी, और बेस को डिहाइड्रेट कराना है तो बेस की जरूरत होगी। क्योंकि अगर एसिड को डिहाइड्रेट करने के लिए बेस का इस्तेमाल किया तो रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना। सीधा सा पॉइंट है कि एसिड को डिहाइड्रेट करने के लिए एसिड का यूज होगा, और बेस को डिहाइड्रेट करने के लिए बेस का यूज होगा। अब देखिए रिएक्शंस कुछ आपके सामने लिखी हुई है, यहां पर मैंने कंपाउंड्स लिख दिए हैं। एग्जाम में हो सकता है कंपाउंड के नाम लिख के ना है, तो आपको कंपाउंड पहचान में आने चाहिए। ठीक है, जैसे पहला वाला कंपाउंड आप देखें तो कौन है बेटा? इथेनॉल। दूसरा वाला देखें तो फॉर्मिक एसिड, ये तो इजीली पहचान में आ जाएगा। इसको देखें, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप पढ़ते हो। तो डाईओइक एसिड जो होते हैं उसमें एक ओम्स गैप नाम की ट्रिक बताते हैं आपको। तो ओम्स गैप का ये O है और ये M है ना। इसके आगे फिर ससिनिक एसिड वगैरह वो सब भी आप बना सकते हो, बट ठीक है इतनी की जरूरत है। तो आप देखें ऑक्जेलिक एसिड आ गया, और यहां पर कौन आ गया बेटा? मेलेनिक एसिड आ गया। तो ये सारे के सारे, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। और एल्कोहल जो होता है उसमें भी स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है बेटा? एसिडिक नेचर होता है। ये सारे एसिड है। तो एसिड को डिहाइड्रेट करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? एसिड का। अब देखो एसिडिक ये भी है और एसिडिक ये भी है। भाई नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, और ये एसिड। तो एसिड को डिहाइड्रेट करने के लिए आप एसिड में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एनसीईआरटी ने जहां पर लिखा है मैं वही लिखवा रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जाम में यही दिखेगा आपको। अब आप देखिए, यहां से आप डिहाइड्रेशन करवाइए तो यहां से मैक्सिमम कितना वाटर निकाल सकते हो? एक ही निकलेगा बेटा। जब आप एक वाटर निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? C2H4, और साथ में डिहाइड्रेशन वाला वाटर हमने लिख दिया, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। और ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशन पढ़ते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से आपको क्या मिलता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो ये वही प्रिपरेशन है। आगे आइए, फॉर्मिक एसिड की बात कर रहा हूं मैं। तो फॉर्मिक एसिड से जब आप डिहाइड्रेशन कराएंगे तो बेटा ये मैक्सिमम एक ही वाटर निकाल दीजिए। जब एक वाटर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? CO+H2O। अब आगे जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, वहां पर आपको कार्बन का मोनोऑक्साइड और कार्बन का डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन पढ़ना है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो वहां पर बस ये लिखा दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा डिहाइड्रेशन में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए ऑक्जेलिक एसिड पे आ रहे हैं।
यहां से आप डिहाइड्रेशन करवाइए तो बेटा मैक्सिमम 1 मोल वाटर निकलेगा, और जब ये 1 मोल वाटर निकला तो इसका बॉन्ड क्लीवेज भी यहां से करा दो आप। अगर ऐसा कर दें आप तो आपको प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिख रहा है बेटा, एक तो CO मिल रहा है, एक CO2 मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है बेटा, वाटर। तो क्या ऑक्जेलिक एसिड के डिहाइड्रेशन से आपको कार्बन का मोनो एज वेल एज डाइऑक्साइड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है बेटा, मिल रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बोथ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर ऑब्टेन्ड। तो आपको समझ में आना चाहिए वो कौन सी रिएक्शन है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड वाली रिएक्शन है। आगे बढ़िए, मैलोनिक एसिड, बेटा यहां से मैक्सिमम आप 2 मोल वाटर निकाल सकते हो। यहाँ का OH ले लिया, यहाँ से H ले लिया, यहाँ से H ले लिया, यहाँ से OH ले लिया, और जब ये आप निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट आपको दिखेगा वो मिलेगा C3O2 प्लस 2 मोल वाटर। और C3O2 याद करें तो कार्बन सब ऑक्साइड है ना, जब हमने हाइब्रिडेशन पढ़ा था तो इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखा था हमने, तो इसको कार्बन सब ऑक्साइड बोला जाता है। यहां तक नोट करें, इसके आगे की डिस्कशन करते हैं रिएक्शंस की। चलो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे आप। 4 रिएक्शंस के बाद जो बची हुई रिएक्शन है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। 5th नंबर पे जो रिएक्शन आपको दे रखी है उसको जरा आप देखें थे तो 2HNO3 का जब आप डिहाइड्रेशन करा रहे हो, बेसिकली आज ही हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो ऑक्सी एसिड मिलेगा, और ऑक्सी एसिड का डिहाइड्रेशन करके एनहाइड्राइड बनाया था हमने, वही है। HNO3 में से आप मैक्सिमम वाटर अगर आपको निकालना तो एक वाटर निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। एक वाटर निकलते ही आपको क्या मिल जाएगा, इंटू 5। एसिड को डिहाइड्रेट करने के लिए एसिडिक सब्सटेंस का आपने यूज करा P4O10, एनसीईआरटी में यही दे रखा है तो उसी को मैं लिखवा दे रहा हूं। और इस मेथड से आप किसको प्रिपेयर करेंगे बेटा, नाइट्रोजन के पेंटॉक्साइड को प्रिपेयर करेंगे। ग्रुप 15 में पूरे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का प्रिपरेशन है, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 वगैरह। उसमें से मैक्सिमम प्रिपरेशन आप पढ़ चुके हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले N2O नट्टू काका बताया हुआ आपको, सेकंड भूरिया, NO2 जो कि ब्राउन गैस थी, नाइट्रेट के हीटिंग में पढ़ा हुआ हमने। इसके अलावा हमने NO2 का जब डाइमर बनाया था, अनपेड अनपेड की पेयरिंग के लिए डाइमर बनाता था, N2O4 बनाया हुआ है। और ये हमने किसका प्रिपरेशन पढ़ लिया बेटा, N2O5। तो वहां पर टेबल में
है ना, एक ही नई रिएक्शन आएगी बेसिकली, बाकी सारी रिएक्शंस आपकी पड़ी हुई रहेंगी। तो वहां पर बस बोला जाएगा ये वहां बताया था, ये वहां बताया था, कंडीशन याद होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ रहे हैं, अगला वाला जो रिएक्शन आ रहा है ग्रुप 16 H2SO4 की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और उसके साथ में ये रिएक्शन लिख रखी है कि आप डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर या कैरिंग ऑफ शुगर करा रहे हैं। तो आप देखिए सीधी सी बात ये है कि सुक्रोज आपने लिया और आप जानते हैं इसमें से मैक्सिमम कितने वाटर निकल जाएंगे बेटा 11। तो जब आप 11 वाटर निकालोगे तो बचेगा क्या बेटा 12 मोल्स ऑफ कार्बन। और कार्बन कौन से कलर का होता है बेटा ब्लैक। रेसिड्यू का मतलब पाउडर वाउडर के फॉर्म में मिलेगा। तो कभी आपको सौभाग्य प्राप्त हो इस रिएक्शन को करने का तो कभी लेबोरेटरी जाओ तो जेब में शक्कर की पुड़िया ले जाना, टेस्ट ट्यूब लेना, शक्कर की पुड़िया में से शक्कर निकाल के उसमें डालना, पूरा मत भरना, थोड़ा सा ही भरना, वरना H2SO4 ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा शक्कर भरा, ऊपर से कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना। जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे थोड़ी देर धुआं निकलेगा, ठीक है, तो है ना वो फ्यूम्स वगैरह निकलेंगे, वाटर का डिहाइड्रेशन होगा बेसिकली। तो जब फ्यूम्स निकल जाएंगे उसके बाद आप देखोगे तो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें नीचे नीचे ब्लैक ब्लैक कलर का पाउडर आपको दिखेगा। वो पाउडर और कुछ भी नहीं, कौन है, कार्बन है, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन होता है। अब इसी तरीके से एक लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ये एनसीईआरटी का मेंशन्ड पॉइंट है। हमने क्विक लाइम पढ़ा था CaO एस ब्लॉक के अंदर, और क्विक लाइम के अंदर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये क्विक लाइम, इसको बताइए ये एसिडिक है या बेसिक है, बेसिक। और अमोनिया क्या होता है, बेसिक ही होता है। तो बेस को डिहाइड्रेट करने के लिए बेस का इस्तेमाल होगा। तो अमोनिया के डिहाइड्रेशन के लिए मैं H2SO4 या P4O10 इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अमोनिया के साथ अगर H2SO4 यूज किया तो रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना लेगा। P4O10 को यूज करा तो अमोनियम फॉस्फेट बना लेगा। तो मुझे इसके लिए बेस का इस्तेमाल करना होगा। तो स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। CaO is used for dehydration of ammonia. CaO is used for dehydration of ammonia. CaO is used for dehydration of ammonia. चले, तो ये ओवरऑल है ना डिहाइड्रेशन वगैरह के बारे में जो भी पॉइंट्स पढ़ने थे वो यहां पर आके कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगेन एक छोटा सा टॉपिक है सिलिकॉन्स और एक टॉपिक आता है सिलिकेट्स, तो दोनों डिस्कस करेंगे। पहले सिलिकॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिलिकॉन्स जो है, नहीं लिखा अभी, लिखो फटाफट लिखो, लिख लिया तो लिख रहा ना, दिया तले अंधेरा। हाँ हमेशा ही रहता है बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए ध्यान दे बेटा यहां पर, है ना। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक कौन है, सिलिकॉन्स। ध्यान सुनते जाना। ग्रुप 14 पढ़ रहे हैं आप एक तरह से। ग्रुप 14 आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ग्रुप 14 में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, जब ग्रुप 14 पढ़ाएंगे 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ग्रुप 14, ठीक है। हाँ, ग्रुप 14 का कार्बाइड्स पढ़ लिया आप लोगों ने, एसिटिलाइड, मिथेनाइड, विथेनाइड, विथेनाइड सब हो गया। ग्रुप 14 में अभी आप सिलिकॉन्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद सिलिकेट्स पढ़ेंगे हम लोग। तो सिलिकॉन सिलिकेट हो जाएगा। एलोट्रॉप्स कार्बन हम लोग पढ़ लेंगे। तो यही है ग्रुप 14। CO का प्रिपरेशन अभी बताया था, और CO2 का भी प्रिपरेशन अभी पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस आपको आता है, फोटोसिंथेसिस आता है। और हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट से क्या मिलता था, मेटल ऑक्साइड और CO2। तो CO2 का एक और प्रिपरेशन आपको आता है। मतलब ग्रुप 14 खत्म है यहीं पे, है ना, बस इतना ही है ग्रुप 14, और कुछ भी नहीं होता। CO न्यूट्रल ऑक्साइड है, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है। एक ब्लू लिटमस को रेड, रेड लिटमस को ब्लू, वो सब बातें लिखवा देंगे बस, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, SiO2 आप पढ़ चुके हो, सिलिका, है ना, तो उसके बारे में थोड़े बहुत पॉइंट है वो लिखवा देंगे। तो ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब ग्रुप 14 आपका कंप्लीट है। ग्रुप 18 भी आपका कंप्लीट है, उसके बारे में सारे फैक्ट्स अपन पढ़ चुके हैं बीच बीच में, खत्म है। ग्रुप 13 का भी डाइबोरेन हो ही गया आपका, उसकी प्रिपरेशन लिखवा दी थी, अमोनिया वमोनिया वमोनिया वमोनिया। ग्रुप 17 का इंटर हेलोजन कंपाउंड हो गया आपका, तो है ना, बहुत कुछ हो गया, ठीक है। हाँ बताएं आराम से। अरे अभी कहाँ खत्म, अभी तो बहुत बचा बेटा, अभी तो लिखवाने, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन हाँ ठीक है, मेजर मेजर पार्ट आपका कंप्लीट होते जा रहा है। अभी तो लिखना बहुत है आपको, ठीक है, लिखते चलो। अभी तो सुने, सिलिकॉन्स की बात कर रहे हैं, और सिलिकॉन्स के बाद सिलिकेट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब सिलिकॉन्स क्या है, तो इसके नॉमेनक्लेचर और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। पहले मैं पॉइंट्स बोलते जा रहा हूं, आप वो लिख लीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। अच्छा एक बात और सुनिएगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड की कैटेगरी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कीटोन्स।
ये होता है कीटोन्स। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन से ही मिलता जुलता नाम क्या है बेटा, सिलिकॉन्स। यहां पर दो तरह से मैं प्रोनाउंसिएशन करूंगा, एक सिलिकन, क्या बोलूंगा, सिलिकन, और एक बोलूंगा सिलिकॉन। क्या बात समझ में आ रही, एक मैं बोलूंगा सिलिकन और एक मैं बोलूंगा सिलिकॉन। सिलिकन बोलूं मतलब मैं एस आई की बात कर रहा हूं केवल, और सिलिकॉन बोलूं मतलब मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं। ये बात ध्यान रखना, सिलिकन बोलूं मतलब एस आई, और सिलिकॉन बोलूं मतलब कंपाउंड। ये समझ में आना चाहिए ना। अब आप सुनिए, कीटोन्स की अगर बात की जाए तो कीटोन्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R2CO। ये इसको बोलते हैं सिलिकॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा, सिलिकॉन्स। और ये नॉमेनक्लेचर आया भी ऐसे ही है, कभी आपसे भूल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे सिलिकेट में पूछता है कि बेसिक यूनिट क्या है, SiO4 वैसे पूछता है कि सिलिकॉन का बेसिक यूनिट क्या है, तो सिलिकॉन का बेसिक यूनिट कौन है, R2SiO। कभी एग्जाम में भूल भी जाओ तो यही इसका नॉमेनक्लेचर है। जैसे कीटोन्स बना है, कीटोन्स में से कार्बन हटा के सिलिकॉन लगाएंगे तो इसको कीटोन्स के बदले क्या बोला जाता है बेटा, सिलिकॉन्स बोला जाता है। क्वेश्चन जो पहला पॉइंट है वो बोल रहा हूं, लिखिएगा, दी ऑर्गेनो सिलिकन पॉलीमर, the organosilicon polymer, the organosilicon polymer of, या ऐसा लिखें, the organosilicon polymer having, the organosilicon polymer having R2SiO, the organosilicon polymer having R2SiO as their basic unit, as their basic unit, are called silicons, are called silicons, are called silicons। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखे, they are chemically inert, they are chemically inert due to presence of, due to presence of strong sigma bonds, they are chemically inert due to presence of strong sigma bonds। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, they act as insulators, they act as insulators due to absence of free electrons, due to absence of free electrons, due to absence of free electrons। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, due to presence of alkyl groups, due to presence of alkyl groups, they are water repelling in nature, they are water repelling in nature। चले, अभी ये जो भी पॉइंट आपको लिखाए गए हैं उस पॉइंट के बाद इधर देखो ध्यान से, ये प्रिपरेशन है बेटा, और उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप एज इट इज नोट करिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लिख लो पहले इसको।
चले बेटा, है ना। अब ये जो सारे पॉइंट्स आपको लिखाए गए हैं इसको वन बाय वन बोलते जा रहा हूँ, ध्यान सुनते जाना, ध्यान समझते जाना क्या है। ठीक है, टॉपिक बहुत सिंपल है, इसमें कुछ रटने वटने का बात नहीं है, इजीली आप समझ सकते हैं। और ये जो भी बनाए जा रहे हैं स्ट्रक्चर तो आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आएगा नहीं, आपको बना बनाया स्ट्रक्चर दिया जाएगा, बस आपको उसको पहचानना होगा, है ना। पर कैसे बन रहा है वो हम पूरी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान सुनेगा। सिलिकॉन्स में पहला पॉइंट आपको बोला कि इसका बेसिक यूनिट कौन होगा बेटा, R2SiO। कभी भी एग्जाम में भूल जाए, कीटोन वाला रेफरेंस आपको बता दिया, उसी रेफरेंस से इसका नेमिंग आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरी बात सुनिए, ये जो R2SiO है इसमें R है, सिलिकॉन है, और कौन है बेटा, ऑक्सीजन। लेकिन आप ये जानते हैं कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, ये हम सिलिका SiO2 में पढ़ चुके हैं कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का वो जो पाई बॉन्ड है वीक होता है, वीक है तो टूट जाता है, और इसीलिए तो SiO2 में पॉलीमेरिक फॉर्म बन जाता था। तो इसका मतलब है क्या, ये तो बेटा सिग्मा ही बनाएगा, ये तो सिग्मा ही बनाएगा, और इन दोनों के बीच में भी सिग्मा बनेगा, है ना, फिर ये पॉलीमराइज हो जाएगा आगे। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसकी वजह से ये कंपाउंड इनर्ट नेचर होता है, केमिकली इनर्ट नेचर का होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सिर्फ ये मोनोमर नहीं है, ये पॉलीमराइज होगा। तो जब किसी को इसके ऊपर अटैक करना होगा तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और दूसरी बात सिग्मा बॉन्ड कई सारे तोड़ने पड़ेंगे क्योंकि पॉलीमर है, तो इसीलिए इसके ऊपर रिएक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, इसके पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड होता तो इलेक्ट्रॉन फिर भी डीलोकलाइज हो जाता, सारे सिग्मा बॉन्ड है और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो इसका मतलब है ये कंडक्टिंग नेचर नहीं दिखाएगा, ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। और चौथी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सुना होता है कि अल्काइल ग्रुप जो होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक। और अगर हाइड्रोफोबिक है तो उसका नेचर कैसा होगा, वाटर रिपेलिंग नेचर होगा। यही बात आपको लिखाई गई, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, डायरेक्टली कभी आ जाए तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब सुने, अगला पॉइंट आ रहा है इसके प्रिपरेशन के बारे में, ध्यान से देखिएगा, प्रिपरेशन और समझते जाइएगा। एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड होती है जिसको बोलते हैं एल्काइल क्लोरोसिलेन। अब एल्काइल क्लोरोसिलेन नाम से जरा सोचें तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें अल्काइल ग्रुप होगा, क्लोरो ग्रुप होगा, और सिलेन। सिलेन का मतलब सिलिकन, क्या मतलब, तो सर ऐसा लिख दिया ना, एल्काइल क्लोरोसिलिकन, सिलेन क्यों लिख दिया, हाँ अल्केन, एन एन सैचुरेटेड है ना, इसलिए इसको क्या बोला गया बेटा, सिलेन। तो सबसे पहले अल्काइल क्लोरोसिलेन इसको बोला गया। अब इसमें अल्काइल क्लोरोसिलेन तीन टाइप के हो सकते हैं, ये तीनों अल्काइल क्लोरोसिलेन है। R3SiCl, देखो सिलिकॉन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो अल्काइल और क्लोरो मिलके उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो कैसे कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, 4 में से 3 अल्काइल 1 क्लोरो आ जाए, 2 अल्काइल 2 क्लोरो आ जाए, या 1 अल्काइल 3 क्लोरो आ जाए। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो कौन बनता, R4Si, और इससे नीचे अगर आप जाएंगे तो कौन बनेगा, SiCl4। ये तो क्लोरोसिलेन होगा और ये अल्काइल सिलेन होगा, और हमें क्या चाहिए, अल्काइल क्लोरोसिलेन, इसीलिए पॉसिबिलिटी केवल 3 है। तो 3 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आपको बता दी गई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आगे क्या, सिलिकॉन्स मिलते कैसे हैं, तो सिलिकॉन्स तक पहुंचने का रास्ता क्या। ये जो अल्काइल क्लोरोसिलेन है पहले इनका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करना वो सब आपको पता है। इसमें पता है आपको कि सिलिकॉन पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो जो H+ होगा वो क्लोरीन पे अटैक करेगा और क्या निकालेगा, HCl निकालेगा। क्या निकालेगा, HCl निकालेगा। यही होगा जो हाइड्रोलिसिस में होता है, यहां से HCl निकलेगा। ध्यान सुनना, जितने क्लोरो ग्रुप होंगे उतने ही तो HCl निकालना है। तो जितने HCl निकालना उतने मोल ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 क्लोरीन है तो 1 मोल वाटर रिएक्ट करेगा, 2 क्लोरीन है तो 2 मोल वाटर रिएक्ट करेगा, 3 क्लोरीन है तो 3 मोल वाटर रिएक्ट करेगा। और याद करिए हाइड्रोलिसिस BCl3, जब क्लोरीन हटता था HCl के फॉर्म में तो क्लोरीन के बदले आके कौन बैठता था, OH। तो अब आप सोचिए 1 क्लोरीन हटा तो क्या मिलेगा, R3SiOH। देखते रहो स्टेप। 2 क्लोरीन हटे क्या मिलेगा, R2SiOH ट्वाइस। 3 क्लोरीन हटेंगे क्या मिलेगा, RSiOH थ्राइस। ये जो कंपाउंड मिल रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, इंटरमीडिएट। क्या बोल रहे हैं बेटा, इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडिएट है बेसिकली ये मोनोमर है आपका, क्या है, मोनोमर। और ये जो मोनोमर मिला इसको हम पॉलीमराइज कराएंगे। अब पॉलीमराइजेशन 2 तरह के आप पढ़ते हो, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपने सुना होता है कि कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है, और यहां पर जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो कौन निकलेगा बेटा, वाटर, है ना। तो ये यहां पर बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा। और बाय प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, याद करिए जब हम पायरो एसिड बना रहे थे तो हम क्या करते थे, इसका H इसका OH वो इस तरह से जुड़ते जाएंगे और निकलते जाएंगे। सुनते जाइए अभी ध्यान से। तो आपको
इस प्रोसेस के थ्रू क्या बनाना है बेटा, सिलिकॉन्स बनाना। अब सुनते आइए, R3SiCl की मदद से जो सिलिकॉन आपको मिलेगा, ये कौन है, ये अल्काइल क्लोरोसिलेन है, और ये कौन है, ये सिलिकॉन है। इस पे जब ये सारी प्रोसेस लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, चेन टर्मिनेटिंग सिलिकॉन। इस पे जब आप ये सारी प्रोसेस लगाओगे तो क्या मिलेगा, लीनियर चेन सिलिकॉन। इस पे जब आप ये सारी प्रोसेस लगाओगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन किससे बनता है, ये समझ में आना चाहिए। चेन टर्मिनेटिंग सिलिकॉन किससे बनेगा, ये इससे कौन सा सिलिकॉन मिलेगा, तो लीनियर चेन सिलिकॉन मिलेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। अब आगे सुनिए, प्रोसेस पे आइए, देखें ध्यान से। R3SiCl लिया, अल्काइल क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस कराना है, जितना क्लोरीन है उतना ही वाटर अटैक करेगा बेटा, H+ अटैक करेगा Cl पे, HCl बाहर, और OH उसकी जगह बैठ जाएगा, क्या मिल जाएगा, R3SiOH। ये मोनोमर है, इंटरमीडिएट बना, अब इसका पॉलीमराइजेशन कराना बेटा। R3SiOH का स्ट्रक्चर देखिए, R3SiOH, ये एक यूनिट है, एक और यूनिट ली R3SiOH, है ना। OH OH एक दूसरे की तरफ रखना है, क्योंकि आपको यहां से पॉलीमराइजेशन में कुछ बाय प्रोडक्ट निकालना है। जैसे ये प्रोडक्ट निकला, यहां से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कई सारे H2O निकलेंगे, और इस तरह से आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, SiOSi की चेन मिलेगी, और बाकी तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप, तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप, ये प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट को जरा ध्यान से देखें तो यहां पर केवल डाइमर बन के प्रोसेस रुक जाएगी, इसके आगे प्रोसेस बन नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी, अगर आप एक और R3SiOH लाए तो बेटा OH तो यहां है, पर यहां सामने किसी के पास OH नहीं है, जुड़ेगा कहां से, OH OH से। तो अब OH अगर जो अगला मोनोमर आएगा उसके पास OH होगा, लेकिन इसके पास OH नहीं, और इसीलिए चेन यही रुक जाती है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, चेन टर्मिनेटिंग सिलिकॉन। अब आइए अगले पॉइंट पे, सेकंड वाले केस के ऊपर आ रहे हैं, लीनियर चेन सिलिकॉन। देखिए R2SiCl2 है, तो 2 Cl है, तो 2 मोल वाटर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप, तो 2 HCl बाहर और 2 Cl के बदले 2 वाटर के OH बैठ जाएंगे, मतलब मिलेगा R2SiOH ट्वाइस। अब इसका पॉलीमराइजेशन करें तो पहले इसका मोनोमर देखिए, R2SiOH ट्वाइस, अगला भी R2SiOH ट्वाइस, R2SiOH ट्वाइस। अब देखिए इसमें से फिर से पॉलीमराइजेशन किया तो इसका H इसका OH, इसका H इसका OH, ऐसे ये चेन बढ़ती जाएगी, ऐसे ये भी चेन इधर भी बढ़ती जाएगी। और आप ऊपर वाले डायग्राम से थोड़ा सा रेफरेंस लें तो बेटा जहां OH होगा वही चेन जुड़ेगी, जहां अल्काइल होगा चेन ब्लॉक हो जाएगी। यहां ऊपर और नीचे अल्काइल है तो यहां चेन नहीं बढ़ेगी, जहां OH 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 है वो चेन बढ़ती जाएगी। तो यहां पर बताइए यूनिट क्या बन रही, SiO Si, ये देखिए SiO Si, सिमिलरली आगे भी SiO SiO Si, इस तरह से ये चेन बढ़ती जाएगी। तो ये चेन इंफिनिटी तक जाएगी बेटा, तो ये पॉलीमेरिक चेन बन जाएगी। और दूसरी बात, इस चेन में ऊपर और नीचे कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा बेटा, एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। और ये चेन आप देख सकते हैं, चेन रुकी नहीं है, चलती जा रही है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में लीनियरली बढ़ती जा रही है, और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर चेन सिलिकॉन। अब आते हैं थर्ड वाले केस पे, तो थर्ड वाले केस को बोला जा रहा है बेटा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। RSiCl3, 3 क्लोरीन है, तो 3 मोल वाटर से आप पॉलीमराइजेशन कराएंगे, 3 HCl बाहर हो जाएंगे, और 3 क्लोरीन के बदले 3 OH बैठ जाएंगे। अब इसमें 3 OH है, तो ये 3 डायरेक्शन में बढ़ेगा। 3 डायरेक्शन में से 2 डायरेक्शन तो बेटा यही वाली होंगी, लीनियर, और एक ऊपर या नीचे। तो इसमें 2 लेयर आपस में जुड़ती बेसिकली। स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा, सपोज हमने SI लिया और SI के साथ 3 OH बनाए और एक अल्काइल ग्रुप बनाया, फिर से SiOH OH, यहां पर भी OH बनाया, यहां पर अल्काइल ग्रुप बनाया, यहां पर भी OH SiOH, एक OH बनाया और एक अल्काइल ग्रुप बनाया। ध्यान से देखिए, ये मोनोमर यूनिट बनाया बेटा। अब इसमें ये जो OH 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 लेफ्ट और राइट वाले ये तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन नीचे भी OH है बेटा, तो ये नीचे जुड़ेगा, एक और यूनिट आएगा, लेकिन फ्लिप होके आएगा। तो नीचे वाला जो लेयर है उसमें SI के साथ 3 OH जुड़े हुए हैं और एक कौन जुड़ा है, अल्काइल। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ऊपर भी अल्काइल आ गया, नीचे भी अल्काइल हो गया। तो अब चेन ना तो ऐसे बढ़ेगी ना ऐसे बढ़ेगी, पर बीच में 2 लेयर आपस में जुड़ती हुई चलेगी, और क्योंकि 2 लेयर जुड़ी है और ऐसे बढ़ती जाएगी, तो इसको बोलते हैं बेटा क्रॉस लिंकिंग बोलते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बोला जाएगा। तो स्ट्रक्चर में बना देता हूं पहले।
कर ले नोट डाउन। ठीक है बेटा, तो ये सारे सिलिकॉन्स के बारे में जो भी पॉइंट वगैरह आपके सिलेबस में मेंशन थे वो बता दिया आपको, कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, क्या क्या टाइप होंगे। क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लिखा देता हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस लीनियर चेन सिलिकॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस लीनियर चेन सिलिकॉन? पहला ऑप्शन लिखिए R3SiCl, अगला लिखें R2SiCl2, तीसरा लिखें RSiCl3 और लास्ट लिखें ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड, है ना। लीनियर चेन मतलब दो तरफ से चेन बढ़ेगी और दो तरफ से बढ़ने के लिए दो OH चाहिए होंगे और दो OH के लिए दो Cl की जरूरत होगी आपको, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर, आप जब मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, इसलिए लिखा नहीं रहा हूं, डिस्कस कर दे रहा हूं, ध्यान सुनना। आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा मोनोमर हाई मॉलिक्यूलर मास वाला सिलिकॉन या पॉलीमर बनाएगा? बताइए, सबसे हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कौन होगा? क्रॉस लिंक। और सबसे लो मॉलिक्यूलर मास वाला कौन होगा? चेन टर्मिनल। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कौन होगा, तो आप चेन की लेंथ से समझ सकते हैं, और लो मॉलिक्यूलर मास वाला होगा तो वो भी चेन की लेंथ से आप समझ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है, अभी आज इतना ही डिस्कस कर रहे हैं सिलिकेट्स, क्योंकि फिर हो भी नहीं पाएगा। तो यहां तक लिख लो, बाकी डिस्कशन फिर कल ही करेंगे।